हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशंस ऑफ एआई पार्ट 2। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशंस ऑफ एआई। पार्ट 1 में हमने देखा था कि फिलॉसफी और मैथमेटिक्स ने एआई को कैसे फंडामेंटल आइडियाज़ दिए। इस वीडियो में मीन्स वीडियो के पार्ट 2 में हम 3 और इम्पॉर्टेंट फील्ड्स को देखेंगे जो हैं न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इन सभी फील्ड्स ने एआई को समझने और डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूरोसाइंस से। न्यूरोसाइंस का मतलब होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी। न्यूरोसाइंस का एक बेसिक क्वेश्चन है, हाउ डू ब्रेन्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस कैसे करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रेन में प्रोसेसिंग कैसे होती है। साइंटिस्ट ने धीरे धीरे ये समझना स्टार्ट किया कि ब्रेन का कनेक्शन हमारे थॉट और कॉन्शियसनेस से है। और एआई के लिए यही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट बिहेवियर को प्रोड्यूस कर सकता है तो हम अपने ब्रेन की वर्किंग को समझकर इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेन की प्रोसेसिंग को समझना, उसकी वर्किंग को समझना। और न्यूरोसाइंस में हम यही स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम को। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो वर्क कैसे करता है, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। पॉल ब्रोका ये साइंटिस्ट थे, इनकी स्टडी ये बताती है कि ब्रेन का स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोकास एरिया जो है वो रिलेटेड है स्पीच प्रोडक्शन से। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो लेफ़्ट फ्रंटल लोब है उसको ब्रोकास एरिया बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब हम आते हैं न्यूरॉन्स पे। हमारा जो ब्रेन है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स ब्रेन की बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट है। एक न्यूरॉन के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, एक्सॉन जो कि सिग्नल सेंड करते हैं, और सिनेप्सिस जो कि न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। मतलब कि न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख रहे हैं डेंड्रॉइड्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और सिनेप्सिस। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरीके से बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर एक ह्यूज नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब हम समझेंगे ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है और कैसे लर्न करता है। ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होती है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हैपेंस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन जब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, और ये जो नेटवर्क है ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसी नेटवर्क की हेल्प से ब्रेन में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, यानी कि हम इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दीज कनेक्शंस कैन चेंज ओवर टाइम। ये जो कनेक्शन होते हैं ये टाइम के साथ चेंज होते हैं। ब्रेन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लर्निंग। तो ये जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं ये फिक्स नहीं होते। एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ इन कनेक्शंस में चेंज हो सकते हैं, और ये जो चेंजेस हैं
ये चेंजेस लर्निंग और मेमोरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई मैथ्स की प्रॉब्लम दी जाए तो हम उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम हम बार बार सॉल्व करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व करने लगते हैं। इसी तरह से ब्रेन एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अपने न्यूरल कनेक्शंस को अडॉप्ट करता है। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग और मेमोरी के लिए। अब हम स्टडी करेंगे ब्रेन की एक्टिविटी। साइंटिस्ट ब्रेन के अंदर होने वाली एक्टिविटी को डायरेक्टली समझने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि EEG मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। उसके बाद आता है fMRI शोज विच एरियाज ऑफ द ब्रेन आर एक्टिव। सिंगल सेल रिकॉर्डिंग स्टडीज एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स। ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं ब्रेन की एक्टिविटी और कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूरोसाइंस का एआई से क्या कनेक्शन है। तो अब हम समझेंगे न्यूरोसाइंस एआई से कैसे कनेक्टेड है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ कलेक्शन ऑफ सिंपल न्यूरॉन प्रोड्यूस इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो ब्रेन में सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट है न्यूरॉन्स, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब ये जो सिंपल यूनिट है ये हमने पढ़ा कि ये अपने आप में जो इंडिविजुअल न्यूरॉन है ये सिंपल है, लेकिन जब ये न्यूरॉन्स मिलके एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, जब ह्यूज कनेक्शन बनता है तो ये कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट बिहेवियर को प्रोड्यूस करते हैं। तो यही जो बेसिक आइडिया है ये हमें हेल्प करता है एआई में एक इम्पॉर्टेंट टर्म को समझने के लिए। हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम चीज़ों को लर्न करते हैं, थिंक करते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो परसेप्शन होता है उससे हम लर्निंग पे आते हैं, लर्निंग से थिंकिंग होती है और फिर हम एक्शन लेते हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क है जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसी बेसिक आइडिया ने एआई में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आइडिया दिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इंस्पायर किया। न्यूरोसाइंस ने हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया है कि जब सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्ट होकर एक बड़ा नेटवर्क बनाती है तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स थे तो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर था वो सिंपल था, लेकिन जब सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, ह्यूज नेटवर्क बनाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी कर पाते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रोड्यूस कर पाते हैं, जैसे कि परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, एक्शन। तो इसी आइडिया को लेकर हमने एक टर्म लिया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यही जो आइडिया है इसने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इंस्पायर किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया यही है कि जब सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्ट होकर एक बड़ा नेटवर्क बनाती है तो वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी का एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। हाउ डू ह्यूमंस एंड एनिमल्स थिंक एंड एक्ट। फाउंडर्स ऑफ अर्ली साइंटिफिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को सिस्टमेटिकली स्टडी करना स्टार्ट किया। इससे हमें माइंड और बिहेवियर को समझने का एक स्पेसिफिक अप्रोच मिला। यहाँ पे जो दो मेन साइंटिस्ट के नाम आते हैं वो है हर्मन वैन हेल्मोच और विलहेल्म वंद। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक साइकोलॉजी पे स्टडी की। हर्मन वॉन हेल्मोच ने स्टडी किया ह्यूमन विज़न को, साइंटिफिकली इन्होंने स्टडी किया। और विलहेल्म वंद ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब स्टार्ट किया इन द ईयर 1879। अब हम आते हैं बिहेवियरिज्म पे।
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है बिहेवियरिज्म। इसमें फोकस था कि हम उन चीज़ों की स्टडी करें जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। इस अप्रोच से जॉन वॉटसन स्ट्रांगली एसोसिएटेड थे। बिहेवियरिज्म में मेनली फोकस था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर। इस अप्रोच ने एनिमल्स स्पेशली रैट और पीजन के बिहेवियर को समझने में काफ़ी यूज़फुल स्टडी की। इस स्टडी में ये देखा गया कि अगर किसी एनिमल को पर्टिकुलर स्टिमुलस दिया जाता है तो उसके बाद वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देता है, और रिसर्चर उस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व और मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चूहे के सामने खाना रखते हैं तो खाने की जो सुगंध होती है वो चूहे के लिए स्टिमुलस का काम करती है, और जब चूहा उस खाने की तरफ बढ़ता है तो उसका खाने की तरफ जाना ही उसका रिस्पॉन्स है। लेकिन इस अप्रोच में एक लिमिटेशन भी है कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देखकर हम ह्यूमन के अंदर चल रही थिंकिंग, उसकी मेमोरी और रीजनिंग को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसी वजह से साइकोलॉजी में एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने फोकस को वापस ह्यूमन मेंटल प्रोसेस की तरफ शिफ्ट किया। इस अप्रोच में ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह समझा गया। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो इनपुट है, और इंटरनल मॉडल है जो कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और फिर उसके बेसिस पर रिस्पॉन्स या फिर एक्शन जनरेट होता है। कॉग्निटिव साइंस एंड एआई। अब यहाँ पर साइकोलॉजी का कनेक्शन डायरेक्टली एआई से स्टार्ट होता है। अगर हमारी थिंकिंग को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, कैन ह्यूमन थिंकिंग बी मॉडल्ड लाइक अ कंप्यूटर? मतलब क्या हम ह्यूमन की थिंकिंग को कंप्यूटर सिस्टम की तरह मॉडल कर सकते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रिसर्चर ने कंप्यूटर मॉडल की हेल्प से ह्यूमन मेमोरी, लैंग्वेज और लॉजिकल थिंकिंग को समझने की कोशिश की। इसमें जो मेन नाम आते हैं, मेन साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने कॉग्निटिव साइंस और एआई पर काम किया, वो हैं जॉर्ज मिलर, नॉम चॉम्स्की और न्यूवेल एंड साइमन। इन्होंने अलग अलग एरियाज़ पे काम किया, जैसे कि मेमोरी, लैंग्वेज और लॉजिकल थिंकिंग। इनका आइडिया ये था कि अगर हम ह्यूमन थिंकिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं तो उस प्रोसेस को कंप्यूटेशनल मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। और ये आइडिया एआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एआई का मेन गोल ही है कि हमें इंटेलिजेंट बिहेवियर को मशीन में मॉडल और इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट फील्ड आती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि थर्ड मेजर फील्ड है। अब तक हमने ब्रेन और माइंड के पर्सपेक्टिव से इंटेलिजेंस को समझा, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी भी बाकी है, हाउ कैन वी बिल्ड एन एफिशिएंट कंप्यूटर? अगर हमें एआई को इम्प्लीमेंट करना है तो सिर्फ इंटेलिजेंस का आइडिया ही काफ़ी नहीं है, हमें एक आर्टिफैक्ट यानी कि एक मशीन भी चाहिए जिस पर इंटेलिजेंट सिस्टम रन किया जा सके, और यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रोल आता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रैपिड डेवलपमेंट हुआ। इस पीरियड में Z3, कोलोसस, ABC एंड ENIAC जैसे अर्ली कंप्यूटर डेवलप हुए। टाइम के साथ साथ कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज़ हुई, कंप्यूटर की कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई और कॉस्ट डिक्रीज़ हुआ। लेकिन कंप्यूटर की जो स्टोरी है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से भी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी। 1805 में जोसेफ मैरी जैकर्ड ने एक प्रोग्रामेबल लूम डेवलप किया जिसमें पंच कार्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती थी। उसके बाद
चार्लेस बेबेज का नाम आता है, जिन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट मशीन डिज़ाइन की, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में मेमोरी स्टोर्ड प्रोग्राम्स और कंडीशनल जंप जैसे कंसेप्ट थे, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स के बेसिक आइडियाज़ से काफ़ी सिमिलर है। और यहाँ पर हम एक और नाम इंक्लूड करेंगे, एडा लॉलेस का। इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखे और इसी वजह से इन्हें वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर इवोल्यूशन। एक टाइम था जब कंप्यूटर परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए सीपीयू क्लॉक स्पीड इंक्रीज़ करना पड़ता था, लेकिन 2005 के बाद क्लॉक स्पीड को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना डिफ़िकल्ट होने लगा, मेनली बिकॉज ऑफ पावर डिसिपेशन। इसके बाद कंप्यूटर का जो शिफ्ट हुआ मल्टीपल सीपीयू और मैसिव पैरेललिज्म की तरफ। तो पैरेललिज्म का कंसेप्ट हमको मालूम है और पैरेललिज्म का क्या फ़ायदा है वो भी हमें मालूम है। एक ही प्रोसेसर को कंटिन्यूसली फास्टर बनाने की जगह मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स को पैरेलल में यूज़ किया जाने लगा। जैसे ब्रेन होता है, तो ब्रेन में भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक ही प्रोसेस को कंटिन्यूसली फास्टर बनाने की जगह मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट को पैरेलल में यूज़ करना। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर से ही हम काम नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने भी एआई को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एआई सिस्टम को डेवलप करना और रन करना इजी बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई रिसर्च ने खुद कंप्यूटर साइंस को कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ दिए हैं, जैसे कि टाइम शेयरिंग, लिंक लिस्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि ऐसा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने एआई को डेवलप करने में हेल्प की और एआई रिसर्च ने भी कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया। तो कंप्यूटर का जो रोल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो रोल है, वो एआई के फाउंडेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम इंटेलिजेंट सिस्टम को बिल्ड नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते। तो इस तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो एआई के फाउंडेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने समझा कि न्यूरो साइंस हमें बताती है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। यहाँ पे हमने न्यूरॉन के कंसेप्ट के बारे में समझा और देखा कि जिस तरीके से न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होकर एक ह्यूज नेटवर्क बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारा कंसेप्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेटवर्किंग का। तो जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट है वो यहीं से इंस्पायर हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमें बताती है कि ह्यूमन कैसे थिंक और बिहेव करते हैं। तो हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो बिहेवियर है, वो हमें साइकोलॉजी से पता चलता है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। जो बाहर की इंफॉर्मेशन है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो हम एज अ इनपुट लेते हैं। उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट में हमारा एक्शन होता है, उसी के थ्रू हम एक्ट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमें प्रोवाइड करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू इंटेलिजेंट सिस्टम बिल्ड और रन किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।